सो स्टार्ट करते हैं AS10 PPE। बेटा एग्जैक्टली PPE क्या रहता है, तो मैं आपको एकदम सिंपल से बता दूं बेटा, ये सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स हैं। फिक्स्ड एसेट्स पहले AS10 हुआ करता था फिक्स्ड एसेट्स के लिए, AS6 हुआ करता था डेप्रिसिएशन के लिए। अब दोनों को मिक्स करके उन्होंने AS10 रिवाइज बना दिया है, उसका नाम दे दिया है PPE, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। राइट, यहाँ पे एक बात नोट करें जैसा है बेटा कि यहाँ पे सिर्फ टेंजिबल एसेट्स कवर किए गए हैं। इंटेंजिबल के लिए वी हैव नेक्स्ट AS, दैट इज AS26। यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट्स कवर किए, मतलब हम इस AS में AS10 में PPE में हम सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स मतलब टेंजिबल की बात करेंगे। तो इसके अंदर कुछ 6 से 7 थ्योरी पॉइंट्स है बेटा, जिनके अंदर बहुत सारे सब पार्ट्स हैं। ये AS देखा जाए तो थोड़ा बड़ा AS हो जाता है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल आता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन आते हैं, थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं इसके ऊपर। तो मैं आपको एक एक करके इसके पॉइंट समझाना शुरू करता हूँ। पहला है इसका मीनिंग, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ PPE बेसिकली, मतलब हम इसको फिक्स्ड एसेट कब बोलेंगे। तो बेटा मैंने आपको जैसे बताया कि वो टेंजिबल रहना चाहिए, इट शुड बी टेंजिबल। दूसरा, इट शुड बी हेल्ड फॉर, क्यों रखा है हमने उसके लिए, फॉर द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब जैसे मशीनरी। फॉर सप्लाई, सप्लाई जैसे हमारे कुछ डिलीवरी वैन्स वगैरह हो गए जिसमें हम सप्लाई करते हैं। रेंटल जैसे हमने बिल्डिंग ले लिया और हमने उसको भाड़े पे चला दिया, रेंट पे दे दिया। दूसरा, एडमिन डिपार्टमेंट जैसे हमने फर्नीचर, इक्विपमेंट, मशीनरी, कंप्यूटर्स वगैरह यूज कर लिया। ये सब क्या है हमारे लिए, ये हमारे सब फिक्स्ड एसेट्स हैं। तो अगर वो पूछते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PPE, तो आप लिखोगे विच आर टेंजिबल, which are held for the purpose of production or for supply of goods and services, next for rental purposes or for admin purposes। अगर ऐसा है तो आपके लिए ये PPE कहलाएगा। एंड इट शुड बी द लाइफ शुड बी मोर देन 12 मंथ्स। ऑब्वियसली फिक्स एसेट अगर 12 महीने से ऊपर है, क्योंकि 12 महीने से कम में तो उसको हम करंट एसेट बोलते हैं। राइट, तो यहाँ पे मीनिंग में मैंने आपको टोटल 3 पॉइंट्स डिफाइन कर दिया। क्या क्या, एक तो वो टेंजिबल होना चाहिए, इट शुड बी हेल्ड फॉर प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट, इट शुड बी for rental purposes or it should be for admin purposes, and next it should be more than 12 months। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया। उसके अंदर उन्होंने क्या बोला है, एक्सेप्शनल, दैट इज बायोलॉजिकल और वेस्टिंग एसेट, मतलब अगर कुछ एनिमल्स वगैरह हैं तो वो नहीं आएंगे। लेकिन अगर कुछ बेरर प्लांट है, जैसे एक मैंगो ट्री हो गया, अगर मान लेते हैं हमारा कुछ मैन्युफैक्चरिंग लेट्स से पिकल्स का, राइट, और उसके लिए मुझे मैंगोज लगता है और मैंने मैंगो ट्री बना के रखा है। ऑल्दो मैंगो जो उसका प्रोड्यूस है वो दैट इज नॉट अ बेरर प्लांट, बट मुझे जो काम आने वाला है, जो प्लांट काम आने वाला है, उसकी वजह से ही मेरा वो मैंगो का जो पिकल्स है वो बना सकते हैं, तो उसको हम बेरर प्लांट बोल सकते हैं, मैंगो प्लांट को। राइट, ऐसी बहुत सारी ट्रीज जैसे ग्रेपाइंस बोल सकते हो आप, ऑयल के लिए बोल सकते हो, ऑलिव ऑयल के लिए वगैरह, या जो भी ऐसे रहेगा। राइट, तो बेरर प्लांट इज अ PPE। तो यहाँ पे उसने बोल दिया बायोलॉजिकल एसेट्स नहीं रहेंगे। राइट, एंड लेकिन बेरर प्लांट उसके अंदर उन्होंने कवर किया PPE के अंदर। राइट, उसके बाद व्हेन टू रिकॉग्नाइज, व्हेन टू रिकॉग्नाइज मतलब इसको रिकॉग्निशन क्राइटेरिया का है, कब इसको एक्चुअल में हमने एसेट मानना चाहिए। सबसे पहले तो ये एसेट क्या है मैंने उसका डिफाइन किया, व्हाट इज अ फिक्स्ड एसेट बेसिकली, व्हाट इज अ PPE। तो उसने बोला टेंजिबल होना चाहिए, इट शुड बी हेल्ड फॉर प्रोडक्शन और सप्लाई, इट्स फॉर रेंटल और फॉर एडमिन पर्पसेस, एंड इट शुड बी मोर देन 12 मंथ्स। बायोलॉजिकल नहीं चलेगा, लेकिन बेरर प्लांट उन्होंने कवर किया है। रिकॉग्निशन की बात करेंगे, कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए, कितना रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उसकी बात नहीं करेंगे। पहले व्हेन टू रिकॉग्नाइज, उसको पहली बार हम बुक्स में कब शो करेंगे, इफ बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन ओनली रिकॉग्नाइज। कौन से दो कंडीशन है बेटा, एक है कॉस्ट कंडीशन और एक FEB। FEB इज फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। तो जब आप उसका कॉस्ट मेजर कर पाओ रिलायबली, सेंटेंस भी ऐसे लिखना, अगर वो बोलते हैं व्हाट आर द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया या व्हेन टू रिकॉग्नाइज, तो व्हेन द कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, दिस इज द ओनली सेंटेंस, व्हेन द कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली एंड इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद द आइटम विल फ्लो टू द एंटरप्राइज। ये सेंटेंस एज इज कॉपी पेस्ट करना। मतलब क्या, एक तो आप जब उसका कॉस्ट मेजर कर पा रहे हो, दूसरा अगर वो जो मैं स्पेंड कर रहा हूं उसका मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है, ये कंफर्म है, तो ही आप इसको रिकॉग्नाइज करोगे, नहीं तो रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। जैसे मैंने एक मशीनरी परचेस किया, ये मशीनरी मैंने मशीनरी परचेस किया लेट्स से, लेकिन वो जो गुड्स बनते हैं उससे वो डिफेक्टिव बनते हैं, डिफेक्टिव बनते हैं मतलब उसको कोई एक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, तो ये मेरे लिए एसेट नहीं होगा बेटा। तो यहाँ पर उसको ऐसे नहीं मानेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर उसका आप कॉस्ट जितना आपने खर्चा किया वो मेजर कर पा रहे हो, और दूसरा अगर उसका बेनिफिट आपको मालूम है, फ्यूचर इनकम बेनिफिट विल अराइज टू द एंटरप्राइज, तो ही आप उसको रिकॉग्नाइज करोगे, नहीं तो रिकॉग्नाइज करना अलाउड नहीं है। थर्ड पॉइंट मैंने नीचे लिख के रखा है बेटा, मेजरमेंट, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कितने पे मेजर करना है, मतलब मैं अगर वो एसेट लिखूं तो उसके बुक्स में कॉस्ट कितना शो करूं। तो पहले उसने बोला इनिशियल और उसके बाद उसने बोला सब्सिक्वेंट। व्हाट इज इनिशियल, व्हाट इज सब्सिक्वेंट। इनिशियल मतलब जब आपने पहली बार खरीदा या बनाया तो आपके लिए कॉस्ट कितना था, दैट इज इनिशियल, इट इज ऑलवेज एट कॉस्ट। मतलब लेट्स से मैंने 1/4/2016 में मैंने एक परचेस किया और परचेस किया 10 लाख रुपए में। सो मैं एसेट रिकॉर्ड कितने में करूंगा, 10 लाख पे, और हर 31 मार्च को एवरी ईयर उसको कितने पे वैल्यू करूंगा, उसको हम बोलते हैं सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट मतलब एवरी बैलेंस शीट डेट पे हम उसको कितने वैल्यू करेंगे। राइट, सो इट इज 1/4/16 एंड 31 मार्च 17। आगे इनिशियल में उसने क्या बोला है, हम हमेशा कॉस्ट में मेजर करेंगे, मतलब जितने में आपने परचेस किया। इंक्लूजन में कॉस्ट में क्या क्या आता है बेटा, तो अगर आप देखोगे इसके अंदर
इंक्लूजन इन कॉस्ट आता है, क्या क्या आएगा बेटा, एक आएगा परचेस प्राइस जितना आपने लिया है, ऑब्वियसली लेस टीडी। नेक्स्ट आपका ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में क्या आएगा, बेसिकली वहां से अगर आपको लाने के लिए कुछ गुड्स लगेंगे, दैट इज ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट इज इंपोर्ट ड्यूटी। नेक्स्ट वी हैव नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, अगर कोई टैक्सेस पे नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट, मतलब अगर वो एसेट्स को लाने के लिए अगर आपके पास कुछ खर्चे डायरेक्ट एसोसिएट हो सकते हैं तो वो खर्चे आएंगे। नेक्स्ट इज डीकमीशनिंग, ये थोड़ा एक नया पॉइंट आता है बेटा, व्हाट इज डीकमीशनिंग। तो एक एग्जांपल मान लेते हैं मैंने आपको एक एसेट दिया, लेट्स से एक बिल्डिंग दिया मैंने आपको, राइट, आपने एक बिल्डिंग परचेस किया और ये बिल्डिंग मुझे वापस लौटाना है एज इट इज, वैसे ही मतलब क्या, अगर मुझे ये बिल्डिंग जैसे मैंने आपसे लिया, उसने बोला था यहाँ पे 10 लाइट्स लगे, 10 लाइट्स लगे और 10 साल यूज करने के बाद आप मुझे ये लौटा दो, और ये लौटाने के बाद आपको एज इट इज यही पोजीशन में मुझे वापस देना है, यही पोजीशन में मुझे वापस देना है। मतलब क्या कि इस पे आपको खर्चा करके वापस से एज इट इज देना पड़ेगा। लेट्स से आपने जो बिल्डिंग था आपने उसको कंपार्टमेंट्स बना दिए, पेंट अलग कर दिया, अलग लाइटिंग चेंज कर दी पूरी, लेकिन जब उसको लौटाने की बारी आई तो उसने बोला भाई देखो आपके जो पार्टीशन सब निकालो, ये सब निकाल के आपको जैसे मैंने दिया था वैसे ही कंडीशन में एक पेंट मार के, व्हाइट पेंट मार के वापस देना पड़ेगा। दैट मींस उसके लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो वो खर्चा आपको अभी नहीं करना है, ये खर्चा आपको फ्यूचर में करना है, तो उसका प्रोविजन भी आप अभी से मांग के चलोगे, मतलब वो खर्चा भी तो होने वाला है, तो इसलिए इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेना पड़ता है। मैंने लिखा है यहाँ पे एट प्रेजेंट वैल्यू। अगेन ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभार आपके क्वेश्चन में आ सकता है। लेकिन ये जो इंक्लूजन इन कॉस्ट है, इसके क्वेश्चंस काफी बार एग्जाम में पूछते हैं कि ये कॉस्ट में क्या क्या आएगा। तो बेटा एकदम क्लियर सी बात है कि इसको परचेस करने के लिए या इसको बनाने के लिए आपको जो जो खर्चा लगा वो यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट एक्सक्लूजन्स क्या क्या नहीं आएंगे, तो कैश डिस्काउंट बिल्कुल नहीं आएगा। टैक्सेस, अगर आपको इनपुट टैक्स रेट अवेलेबल है तो बिल्कुल नहीं आएगा। इंटरेस्ट इफ फॉर नॉन क्वालिफाइंग एसेट एज पर AS16, तो मैंने आपको क्लियर बोल दिया, अगर कुछ बोला भी नहीं है तो AS16 इज बोरिंग कॉस्ट, और बोरिंग कॉस्ट में अपना इंटरेस्ट जोड़ सकते हैं कॉस्ट में, राइट, लेकिन अगर वो नॉन क्वालिफाइंग एसेट तो ऑब्वियसली हम जोड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट इंटर डिपार्टमेंट प्रॉफिट इज स्पेसिफिकली मेंशन एंड रीलोकेशन कॉस्ट, मतलब अगर मैं एक एसेट यहां से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा हूं तो उसके लिए जो खर्चा आएगा वो हमारे कॉस्ट का पार्ट कभी नहीं बनेगा। तो अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे आपको। लेट्स से उसने बोला है कि 10 लाख में मैंने परचेस किया तो 10 लाख आ गया, उसने बोला 10 लाख के बाद 1 लाख रुपए उसको ट्रांसपोर्टेशन लग गया, तो मैंने बोला 11 लाख रुपए का हो गया। उसके बाद इसको इंस्टॉलेशन के लिए मुझे वेजेस पे करने पड़े 20,000 रुपए, 2 लाख रुपए, तो हो गया 13 लाख रुपए। उसके बाद ये इंस्टॉलेशन के लिए एक बहुत जरूरी था एक मैनेजर का रुकना वहां पे, और इंस्टॉलेशन के लिए 3 महीने लग गए। वो मैनेजर को मैंने 20,000 रुपीज पर मंथ सैलरी पे किया, तो 20,000 इंटू 3, क्या ये भी डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट है? तो आंसर इज यस, ये भी आएगा इसके अंदर। कैश डिस्काउंट नहीं आएगा, अगर ट्रेड डिस्काउंट रहता तो हम परचेस प्राइस से माइनस कर देते। टैक्सेस अगर रिफंडेबल है, मतलब मेरे जेब से कुछ जाना नहीं है तो हम ऐड नहीं करेंगे, लेकिन नॉन रिफंडेबल है मतलब आपको पे करना पड़ेगा, तो ये सब ऐड करेंगे, राइट। तो अगर हमारे पास लाने तक, हमारे पास बनने तक जो भी खर्चा रहेगा सब ऐड करेंगे। इंटरेस्ट कॉस्ट, अगर मैंने मान लेते हैं लोन लेके ये लिया है तो उसका इंटरेस्ट कॉस्ट इसमें ऐड नहीं करेंगे बिकॉज इट बिकम्स अ नॉन क्वालिफाइंग एसेट। तो AS16 बोलता है कि अगर परचेस के लिए ले रहे हो आप लोन तो उसका ब्याज आप ऐड नहीं कर सकते हो, राइट। उसके बाद मैंने आपको बताया कैश डिस्काउंट नहीं लेंगे, अगर टैक्सेस है जिसपे GST या फिर रिफंडेबल है वापस तो वो टैक्सेस नहीं लेंगे। और रीलोकेशन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, जैसे एक केस स्टडी मान लेते हैं कि लाने के लिए खर्चा लगा 1 लाख रुपए, तो इंस्टॉल हो गया था, उसके बाद 6 महीने बाद मैंने सोचा कि इसको शिफ्ट कर देते हैं, 6 महीने बाद कहीं और शिफ्ट कर देते हैं, तो वो शिफ्ट करने के लिए अलग से 50,000 और खर्चा आ गया, तो क्या ये 50,000 में एसेट का कॉस्ट बोल सकते हो? आंसर इज नो, क्योंकि रीलोकेशन करना ये कंपलसरी नहीं था, वो स्टेट में लाने तक का खर्चा आता है, लेकिन उसके बाद अगर कुछ खर्चा करता है तो दैट इज नॉट टू बी एडेड इन द कॉस्ट। तो ये हमारी बात हो गई कॉस्ट पे। कॉस्ट पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकते हैं जो बहुत इजी रहते हैं, आपको सिर्फ लिस्ट बना के लिखनी पड़ती है कि परचेस प्राइस ऐड होगा, लेस टीडी होगा, कैश डिस्काउंट इग्नोर करो, एंड जितने भी कॉस्ट है ट्रांसपोर्ट वगैरह ऐड होगा, इंपोर्ट ड्यूटी ऐड होगा, सब ऐड करके आपके एसेट का कॉस्ट कितना हो गया। तो पहली बार हम उस पर कितने भी रिकॉर्ड करेंगे, ऑलवेज एट कॉस्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सब्सिक्वेंट कॉस्ट, मतलब बैलेंस शीट डेट पे, दैट इज जब आपका ईयर एंड होगा तो वो डेट पे आप किस पे मेजर करोगे। तो उसके लिए हमारे पास एक कॉस्ट मॉडल है और एक रिवैल्यूएशन मॉडल है, एक है कॉस्ट मॉडल और एक है रिवैल्यूएशन। मतलब आप चाहो तो उसको कॉस्ट पे कंटिन्यू कर सकते हो। लेट्स से मैंने स्टार्टिंग में 10 लाख पे वो एसेट रिकॉर्ड किया था, आप चाहो तो उसको 10 लाख पे मेंटेन कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो उसको रिवैल्यू भी कर सकते हो। रिवैल्यूएशन दोनों तरफ हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। नेक्स्ट, तो यहां पे सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन मतलब क्या, आप हर 31 मार्च को क्या रिकॉग्नाइज करोगे। द एंटरप्राइज हैज द ऑप्शन टू फॉलो एनी मॉडल, मतलब आप कॉस्ट मॉडल फॉलो करो, आप रिवैल्यूएशन फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई जो आपकी मर्जी है वो फॉलो कर सकते हो। द एंटरप्राइज कैन फॉलो डिफरेंट मेथड्स फॉर डिफरेंट PPE, मतलब बिल्डिंग के लिए आप अलग करो और मशीनरी के लिए अलग करो, बिल्कुल पॉसिबल है। मतलब एक को मैं कॉस्ट पे रख रहा हूं, एक को रिवैल्यूएशन कर रहा हूं, बिल्कुल पॉसिबल है। नेक्स्ट, इनफैक्ट आपको बिल्डिंग के अंदर भी अलग अलग पार्ट्स कर रहे हैं तो उसके लिए भी पॉसिबल है, जैसे बिल्डिंग और प्लांट, मतलब अगर आप एसेट बाइफरकेट कर सकते हो तो उसके लिए अलग अलग मॉडल आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे एसेट के लिए बिल्डिंग और प्लांट तो अलग अलग है, इसके लिए कॉस्ट फॉलो किया, इसके लिए रिवैल्यूएशन अलाउड है।
लेकिन ऑफिस बिल्डिंग और फैक्ट्री बिल्डिंग है, इनको भी अगर मैं अलग अलग करना चाहूं तो भी अलाउड है, बिकॉज फैक्ट्री बिल्डिंग और ऑफिस बिल्डिंग में बाइफरकेट कर पा रहा हूं। अगर वो बाइफरकेट करना पॉसिबल नहीं है तो आप अलग अलग मेथड फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप बाइफरकेट कर पा रहे हो तो आप अलग मेथड फॉलो कर सकते हो। आगे अगर डाउनवर्ड रिवैल्यू करना है, डाउनवर्ड मतलब क्या, मेरा नुकसान, नुकसान कहां जाएगा बेटा, पीएनएल के डेबिट में। डाउनवर्ड एसेट ऐसे डेबिट बैलेंस कम करने के लिए क्रेडिट करेंगे, तो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी, पीएनएल टू एसेट। मतलब लेट्स से मेरे बैलेंस शीट में मेरा एक एसेट दिख रहा है 10 लाख रुपए का, लेकिन आज इसकी मार्केट में वैल्यू हो गई 9 लाख रुपए। तो हमने एक सीखा है बेटा, कॉस्ट और फेयर वैल्यू या मार्केट प्राइस विचएवर इज लोअर, तो हम 1 लाख रुपए लॉस बुक करेंगे। मतलब क्या, एसेट को 1 लाख से कम करेंगे और मेरा लॉस हो जाएगा पीएनएल डेबिट में, राइट। लेकिन अगर अपवर्ड रिवैल्यू करना है, अपवर्ड रिवैल्यू, एसेट को अपवर्ड रिवैल्यू करना भी ये एएस अलाउ करता है। मतलब लेट्स से बिल्डिंग मैंने परचेस किया था 50 लाख में, एग्जांपल 10 साल पहले की बात है, 50 लाख में परचेस किया, आज की उसकी वैल्यू हो गई 2 करोड़ रुपए, तो 50 लाख पे भी शो कर सकता हूं एट कॉस्ट, या फिर मैं अगर चाहूं तो 1.5 करोड़ प्रॉफिट बुक करके 2 करोड़ पे भी शो कर सकता हूं। मतलब अपवर्ड रिवैल्यू करना। अब एसेट की वैल्यू बढ़ाना है बेटा, मतलब एसेट को डेबिट करना पड़ेगा, एसेट डेबिट बैलेंस, राइट, तो एसेट को डेबिट करना पड़ेगा, लेकिन आप इसका प्रॉफिट पीएनएल में नहीं डाल सकते हो। इसके लिए आपको एक रिजर्व बनाना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट, और आपको बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन रिजर्व। मतलब क्या, अगर मैं यहां पे बोलूं ये आपका बैलेंस शीट है, यहां पे आपका बिल्डिंग है, या फिर मान लेते हैं लैंड है, लैंड है 50 लाख रुपए का, आपने खरीदा कभी तो भी, राइट, और इसको आप बोल रहे हो 10 साल बाद कि इसकी वैल्यू 2 करोड़ हो गई है, तो आप क्या करोगे, इसको एड रिवैल्यूएशन रिजर्व करोगे 1.5 लाख, सॉरी 1.5 करोड़, मतलब ये 2 करोड़ हो जाएगा, और यहां पे आप एक रिजर्व बना दोगे जिसको हम बोलेंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व 1.5 करोड़। बस आपको ये करना है, मतलब आपको रिवैल्यूएशन रिजर्व करना अलाउड है। अब वो आगे क्या बोल रहा है कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि मान लेते हैं नेक्स्ट ईयर ये 2 करोड़ की वैल्यू अगर आपको लग रहा है कि नहीं बॉस ये 1.8 हो गया, तो यहां पे तो लॉस हो गया आपका, मतलब 20 लाख का आपको लॉस हो गया, तो क्या ये लॉस आप पीएनएल में जाएगा? द आंसर इज नो। सबसे पहले जब तक आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व है, यूटिलाइज दैट रिजर्व फर्स्ट, उसके बाद पीएनएल में जाएगा। मतलब क्या, यहां पे मैंने नोट लिखा है, क्या है, if there is already a revaluation reserve created and in future years there is a need to revalue downward, मतलब अगर आपने कभी तो भी उसको अपवर्ड किया था पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व बना के, और फ्यूचर में अगर आप उसको डाउन कर रहे हो तो पहले वो रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज करो, सीधा पीएनएल के डेबिट में मत जाओ, एंड रिजर्व फर्स्ट एंड देन एनी एक्सेस डाउनवर्ड शुड बी डेबिटेड टू पीएनएल। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इसकी वैल्यू 2 करोड़ हो गई, 2 करोड़ थी, राइट, अचानक से वो जमीन मान लेते हैं उन्होंने ब्लू जोन में डाल दिया, मतलब उस वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि नहीं ये ब्लू जोन आ गया, मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, मेरी वैल्यू ड्रास्टिकली कम हो गई, उसकी वैल्यू हो गई मान लेते हैं 30 लाख रुपए, 2 करोड़ से सीधा 30 लाख रुपए, तो क्या मैं 170 का लॉस बुक करूं? द आंसर इज नो। क्या मेरे पास रिवैल्यूएशन रिजर्व अवेलेबल था? द आंसर इज यस। तो पहले मैं वो रिवैल्यूएशन रिजर्व खत्म करूंगा 1.5 का, एसेट की वैल्यू कम करनी है, मतलब एसेट को क्रेडिट करना पड़ेगा 1.7 से, 20 लाख का नुकसान और हो गया, और उसको मैं पीएनएल डेबिट में डालूंगा, मतलब यूटिलाइज द रिजर्व फर्स्ट, और अगर उसके बाद भी अगर कुछ नुकसान हो रहा है तो वो पीएनएल डेबिट में जाएगा। तो ये हो गया आपका सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। तो मैंने आपको बताया 3 पॉइंट्स अब तक। पहले पॉइंट क्या था बेटा, मीनिंग में क्या क्या था, इट शुड बी टेंजिबल, हेल्ड फॉर प्रोडक्शन और सप्लाई, रेंटल और फॉर एडमिन पर्पसेस। उसके बाद मैंने आपको बताया इट शुड बी यूज्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स। बायोलॉजिकल या वेस्टिंग एसेट्स नहीं आएंगे, लेकिन बेरर प्लांट आएगा। उसके बाद मैंने आपको कहा रिकॉग्निशन मतलब क्या, कब रिकॉग्नाइज करना है, तो 2 चीजें, एक कॉस्ट और एक एफईबी। व्हाट इज कॉस्ट? It should be measured reliably. FEB क्या है? When future economic benefit will arise to the company, it is certain that it will arise to the company. तो यहाँ to the enterprise. तो ये अपना पॉइंट हो गया रिकॉग्निशन का, कब रिकॉग्नाइज करना। अब सवाल उठता है कितने पे करना है, तो कितने पे हमने 2 पॉइंट देखा। मेजरमेंट क्या आएगा? एट इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट। इनिशियल मतलब क्या? ऑलवेज एट कॉस्ट। सब्सिक्वेंट मतलब क्या? आप उसको बाद में 31 मार्च को, एवरी 31 मार्च को कौन सा मेथड फॉलो करोगे। इफ यू कैन मेजर इट एट कॉस्ट और रिवैल्यूएशन। कॉस्ट पे भी आप वैल्यू कर सकते हो, मतलब अगर आपने 50 लाख में लिया है तो हर साल 50 पे दिखाते जाओ, या फिर अगर आपको उसको अपवर्ड या डाउनवर्ड रिवैल्यू करना है तो आप रिवैल्यूएशन भी फॉलो कर सकते हो। और मैंने आपको बताया एसेट टू एसेट अगर आप बाइफरकेट कर सकते हो, जैसे बिल्डिंग और प्लांट अलग अलग है तो एक को कॉस्ट एक को रिवैल्यूएशन चलता है। अगर ऑफिस बिल्डिंग फैक्ट्री बिल्डिंग है उसको भी अलग अलग किया तो भी चलता है, मतलब इट इज अलाउड, मतलब एक को कॉस्ट और एक को रिवैल्यूएशन करना अलाउड है। जरूरी नहीं है कि हमेशा सबको कॉस्ट फॉलो करना है या सबको रिवैल्यूएशन फॉलो करना, राइट। कॉस्ट में क्या क्या आता है बेटा? परचेज प्राइस आता है, ट्रांसपोर्ट आता है, आपका इंपोर्ट ड्यूटी आता है, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस आता है, डीकमीशनिंग आता है, मतलब अगर आपको फ्यूचर में वो खर्चा लगने वाला है उसके ऊपर और उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना तो वो भी खर्चा आएगा, राइट। और अगर आप कोई खर्चा इसको डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकते हो तो वो सारे खर्चे यहाँ पर आएंगे, राइट। कैश डिस्काउंट कभी भी नहीं लेना है, अगर रिफंडेबल टैक्सेस है तो नहीं लेना है, इंटरेस्ट कभी जोड़ना नहीं है, रिलोकेशन कभी नहीं जोड़ेंगे इसके अंदर, राइट। सो दीज आर द कॉस्ट, ये सब आने वाला है। सब्सिक्वेंट में मैंने आपको बताया बेटा कॉस्ट और रिवैल्यूएशन। अगर आपको डाउनवर्ड रिवैल्यू करना है तो एंट्री क्या बनेगी? पीएनएल अकाउंट डेबिट, मतलब पीएनएल को डेबिट करना है, नुकसान हो रहा है बेसिकली, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, मतलब क्या नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर आपको अपवर्ड रिवैल्यू करना है तो आपको रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज करना पड़ेगा, दैट इज एसेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। अब एक बार अपना रिवैल्यूएशन रिजर्व बन चुका है, उसके बाद अगर आपको डाउनवर्ड करना है तो सबसे पहले आप उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व को यूज करोगे, उसके बाद अगर कोई नुकसान होता है तो पीएनएल डेबिट में जाएगा, राइट। इतना हमने कवर किया। सो वी हैव कवर्ड 3 पॉइंट्स, मीनिंग, रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट, राइट। अब हम चौथे पार्ट की बात करते हैं। चौथा पॉइंट है आपका
सब्सिक्वेंट कॉस्ट, सब्सिक्वेंट कॉस्ट क्या होता है बेटा, एक बार तो मैंने एसेट परचेस कर लिया, एसेट परचेस करने के बाद उसको मेंटेन भी तो करना पड़ेगा, राइट। मतलब आज परचेस किया, लेट्स से 3 साल 4 साल 5 साल, उसके बाद कभी तो मेंटेनेंस आएगा, राइट। तो मेंटेनेंस में जो अगली बार जो आप खर्चा पे करोगे उसका क्या करोगे, बेसिकली उसको क्या करना है। तो सब्सिक्वेंट कॉस्ट में उसने बोला अगर रिपेयर वर्क है, रेगुलर रिपेयर वर्क है तो वो तो पीएनएल डेबिट में जाता है, तो हमने 11th स्टैंडर्ड से सीखा है रिपेयर्स आपके पीएनएल डेबिट में आता है, तो उसने बोले ट्रांसफर टू पीएनएल अगर रिपेयर वर्क है तो। लेकिन अगर रिप्लेसमेंट है या फिर मेजर इंस्पेक्शन कॉस्ट है, मतलब बहुत मेजर इंस्पेक्शन है, या फिर अगर आप सीधा सीधा इंजन ही रिप्लेस कर रहे हो, बहुत बड़ा पार्ट रिप्लेस कर रहे हो, मतलब मशीनरी की जान एक इंजन है और इंजन को रिप्लेस करो, दैट इज अ मेजर पार्ट, राइट। तो उसने वर्ड क्या बोला है, वर्ड उसने क्या यूज किया, ओल्ड पार्ट जो पुराना पार्ट है उसको डी रिकॉग्नाइज करो। व्हाट डू मीन बाय द वर्ड डी रिकॉग्नाइज, आपके बुक से बाहर कर दो, इन शॉर्ट वो आपका एसेट नहीं है, उसको बाहर निकाल दो। एसेट को बाहर निकालने के लिए एसेट को क्रेडिट करना पड़ेगा, और जो नया पार्ट है उसको रिकॉग्नाइज कर लो। अगेन रिकॉग्नाइज करने के लिए रिकॉग्निशन क्राइटेरिया थी, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है कि दो कौन सी कॉस्ट और एफएबी, कॉस्ट मेजर्ड लायबिलिटी एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट शुड अराइज टू द एंटरप्राइज, राइट। तो सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ रिकॉग्निशन, मतलब आप क्या करोगे, पुराने पार्ट को डी रिकॉग्नाइज करो, मतलब बुक से निकाल दो, और नए पार्ट को वापस से रिकॉग्नाइज कर लो। अब सवाल है कि सर अगर हमने पुराना पार्ट, मतलब लेट्स से मैंने मशीन लिया था, अब मशीनरी का एक छोटा सा इंजन था, मैंने इंजन थोड़ी परचेस किया था, मैंने तो मशीनरी परचेस किया था। लेट्स से मैंने मशीनरी परचेस किया था 50 लाख रुपए की, 50 लाख की, और उसमें इंजन का कॉस्ट था 10 लाख, लेकिन जब मैं मशीनरी ले रहा था तब मुझे नहीं मालूम था इसका इंजन का कॉस्ट 10 लाख रुपए, मैंने तो मशीनरी लिया था, राइट। जब मैं इसको रिप्लेस करने गया तब इंजन का कॉस्ट लगा 10 लाख रुपए, मे भी शायद यहां से 5 साल बाद, राइट। तो ये 10 लाख रुपए का क्या करना है, तो यहाँ पे रिमूव फ्रॉम बुक्स, मतलब 10 लाख से बाहर निकालना है, जो भी उसकी वैल्यू रहेगी आज की WDV। इफ ओल्ड कॉस्ट इज नॉट अवेलेबल, जैसे मैंने आपको बताया था 10 लाख की थी, आपको नहीं मालूम था ये ओल्ड कॉस्ट नॉट अवेलेबल, देन रिप्लेसमेंट कॉस्ट, आपने ये नया कितने में लिया वो वैल्यू से पकड़ लो आप 10 लाख रुपए, या फिर सिमिलर फेयर वैल्यू, या फिर इसके जैसे ही अगर कोई और अगर ये रहता इंजन, तो आप कितने में वैल्यू करते हैं तो आप फेयर वैल्यू ले लो। मतलब आपके पास रिप्लेसमेंट कॉस्ट तो हमेशा रहेगा कि ये चीज आपने कितने में बेची और कितने में लिया, तो कितने में लिया दैट बिकम्स द रिप्लेसमेंट कॉस्ट, और वो वैल्यू पे आप उसको बाहर निकाल दोगे, और दूसरे को न्यू पार्ट को आप रिकॉग्नाइज कर लो, मतलब वो उसको ऐड कर दो आप बुक्स में। सो दिस इज आपका सब्सिक्वेंट कॉस्ट। सब्सिक्वेंट मतलब क्या, आपके फ्यूचर में सब्सिक्वेंटली और कितने कॉस्ट हो सकता है, तो या तो आप रिपेयर्स करोगे या तो रिप्लेस करोगे। रिप्लेस करोगे तो इट इज वेरी इजी, दैट इज सीधा सीधा पीएनएल, लेकिन अगर आपको रिप्लेस करना है या मेजर इंस्पेक्शन कॉस्ट है तो पुराने पार्ट को डी रिकॉग्नाइज करो और नए पार्ट को रिकॉग्नाइज करो। डी रिकॉग्नाइज करने के लिए यू कैन यूज द ओल्ड बुक वैल्यू, अगर वो नहीं है तो आपके पास जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो वैल्यू पे आप रिमूव कर सकते हो, राइट। सो ये हो गया अपना सब्सिक्वेंट कॉस्ट। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन की, विच इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस। डेप्रिसिएशन मतलब क्या, सबसे पहले तो आप समझ लो बेटा कि लैंड इज अ नॉन डेप्रिसिएबल एसेट, लैंड कभी डेप्रिसिएट नहीं होता, इट इज अ बिल्डिंग व्हिच इज डेप्रिसिएटेड। तो 11th 12th में जो हमको सिखाते थे डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 15%, वो गलत था। एक्चुअली में इट वाज ओनली डेप्रिसिएशन व्हिच इज डेप्रिसिएटेड, सॉरी इट इज ओनली बिल्डिंग व्हिच इज डेप्रिसिएटेड, नॉट द लैंड, राइट। आगे डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, कब स्टार्ट होगा, व्हेन इट इज रेडी टू यूज। जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने परचेस किया 1 जनवरी के दिन, परचेस किया 1 मार्च को इंस्टॉल हो गया, इन शॉर्ट रेडी टू यूज हो गया, एंड 1 अप्रैल को मैंने उसको एक्चुअल यूज करना स्टार्ट किया, तो मैं डेप्रिसिएशन कब से स्टार्ट करूंगा, व्हेन इट इज रेडी टू यूज, मतलब जब वो इंस्टॉलेशन होके पूरा था। आपने कब खरीदा, आपने कब ऑर्डर किया, आपके पास कब डिलीवर हो, वो मैटर नहीं करता है, वो कब रेडी हो गया था यूज करने के लिए, उस दिन से मैं डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर दूंगा, राइट। सेकंड, अगर कंपोनेंट रहता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन बहुत लॉजिकल आंसर है, राइट। इंपॉर्टेंट क्या है, कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब क्या, लेट्स से एक एयरक्राफ्ट, एक एरोप्लेन, राइट। एक एरोप्लेन में आपके बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे कंपोनेंट्स रहते हैं, मतलब क्या, उसका जो बाहर का जो बॉडी है वो अलग है, उसके जो अंदर के क्वेश्चन है उनकी लाइफ अलग है, मतलब उसके जो सीट्स रहेंगे, राइट, उसका अलग रहेगा, उसका जो इंजन रहेगा वो सब अलग रहेगा, उनके लिए अलग अलग लाइफ रहेगा, राइट। लेट्स से उसके चेयर्स हर 3 साल में चेंज करने पड़ता है, उसको जो इंजन है हर 8 साल में रिप्लेस करना पड़ता है, एंड सो ऑन, राइट। तो कंपोनेंट अलग अलग हो सकता है। तो उसने क्या बोला, अगर लाइफ सेम है तो फिर पूरे एसेट को एक साथ डेप्रिसिएट करो ना, जैसे कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, राइट। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन टुगेदर, एक साथ कर लो अगर सबकी लाइफ सेम है। जैसे अगर मैंने आपको कहा, अगर मैंने आपको बोला ये मशीनरी है, मशीनरी का टोटल कॉस्ट 50 लाख है, और इसमें से एक इंजन है इसका जिसका कॉस्ट है 10 लाख रुपए, एक छोटा सा पार्ट है 10 लाख रुपए, राइट। ये मशीनरी चलेगी 10 साल के लिए, ये इंजन भी 10 साल ही चलेगा, तो कहना है जब दोनों की लाइफ 10-10 साल है तो मैं एक साथ 50 लाख पे रिकॉर्ड करता हूं ना। फॉर एग्जाम्पल इसका डेप्रिसिएशन कैसे रहेगा बेटा, अगर एग्जाम्पल तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप अगर 0 है तो डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ 10 डेज, सीधा सीधा 5 लाख रुपए कर दो, एकदम इजी। कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, मैंने क्या किया यहाँ पे, इसको 10 लाख को अलग नहीं किया, क्यों, क्योंकि दोनों की सेम लाइफ थी। लेकिन अगर ऐसा होता कि ये मशीनरी है 50 लाख रुपए की और इसका इंजन है 10 लाख रुपए का, मतलब आपकी बाकी की मशीनरी 40 लाख रुपए की हो गई, राइट। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि मशीनरी की लाइफ है 10 साल, लेकिन इसकी लाइफ है 5 साल, क्या ये अलग अलग कंपोनेंट्स की अलग अलग लाइफ है, द आंसर इज यस। तो आप क्या करोगे, आप 40 लाख को 10 साल से डेप्रिसिएट करोगे, मतलब 10 साल के हिसाब से, और जो बाकी 10 है
उसको आप 5 साल के हिसाब से डेप्रिसिएट करो, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड यूजफुल लाइफ। मतलब अगर लाइफ सेम है तो एक साथ कर लो, लाइफ अलग अलग है तो दोनों को अलग अलग कर लो, इतना ही सिंपल है। तो यहाँ पे आपको मैंने क्या कहा, कंपोनेंट में अगर सेम लाइफ है तो एक साथ कर लो टुगेदर, अगर सेपरेट लाइफ है तो कैलकुलेट डेप्रिसिएशन सेपरेटली। मैं दोनों का अलग अलग निकालूंगा, एकदम सिंपल। जैसे मैंने आपको बताया एयरप्लेन के लिए उसका फर्नीचर अगर अलग है, जैसे उसके चेयर्स अगर अलग हैं तो चेयर्स को मैं फर्नीचर के नाम पे अलग डेप्रिसिएट कर सकता हूं। लेट्स से लाइफ इज 3 इयर्स, लेकिन अगर उसका इंजन 8 साल का तो मैं इंजन का कॉस्ट लेके 8 साल को अलग अलग डेप्रिसिएट करूंगा। मतलब अगर एक ही बहुत बड़े एसेट में मेरे पास 10 अलग अलग कंपोनेंट्स हैं तो मैं 10 के 10 डेप्रिसिएशन अलग अलग निकालूंगा और बाद में एक साथ कंबाइन कर लूंगा। एंड नेक्स्ट इज रिप्लेस। रिप्लेस करना ऑलरेडी बात हो गई है बेटा अपनी। अगर रिप्लेस करना है तो ओल्ड पार्ट को बाहर निकालो, नए पार्ट को लेके आओ। ओल्ड पार्ट को बाहर निकालने के लिए उसकी आज की जो भी वैल्यू है उसको बाहर निकाल दो। नेक्स्ट, एंड डेप्रिसिएशन कब खत्म होगा? तो नॉर्मली हम बोलते हैं सर जब हम बेच देंगे तब, तो ऐसा नहीं होता है बेटा। अगर सेल करो तो ठीक है, लेकिन एक होता है कि हमने बोल दिया भाई हम यहां से आगे यूज नहीं करने वाले हैं, बस अब ये एसेट को बहुत यूज कर लिया। लेट्स से मेरी कार 10 साल मैंने यूज कर लिया, अब वो कार को बेच देंगे। अब मैंने सोच तो लिया मैं यूज नहीं करूंगा, मतलब हेल्ड फॉर सेल। मैंने सोच दिया ये इसको यूज नहीं करेंगे, इसको भी बेच देंगे जब कस्टमर आएगा। तो मैंने यूज करना तो बंद कर दिया ना, तो मैं डेप्रिसिएट करना बंद कर दूंगा। मैं यहां से आगे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लूंगा। अब हो सकता है कि ये बेचने में 6 महीने 8 महीने 10 महीने लग जाए, वो पड़ा है कोने में, मैं उसको यूज नहीं कर रहा हूं। दैट इज हेल्ड फॉर सेल। मैंने उसको बेचने के लिए निकाला है। रोज कस्टमर आता है, रोज देख के जाता है, कोई ना कोई कस्टमर ले लेगा, राइट? तो सेल होगा या हेल्ड फॉर सेल होगा, विच एवर इज अर्लियर डेप्रिसिएशन स्टॉप हो जाएगा, उसको एंड कर देना, उसके बाद डेप्रिसिएशन नहीं लेगा, राइट? नेक्स्ट, चेंज इन मेथड। अगर मेथड चेंज करते हैं जैसे एसएलएम से आरबीएम से या आरबीएम से एसएलएम पे, तो वहां पे पहले होता था जब AS10 हुआ करता था, AS6 हुआ करता था, वो टाइम पे द इफेक्ट वाज रिट्रोस्पेक्टिव। रिट्रोस्पेक्टिव मतलब क्या? पहले से, जैसे मैंने परचेस किया था 1000 में, मैं पहले 10% 100 में किया था, 10% एसएलएम फॉलो करता था, जैसे 10 10 10, वैल्यू कितनी हो गई? 70। 3 साल बाद मैंने सोचा नहीं यार इसको आरबीएम करता है, तो वो पहले क्या बोलते थे, इसको पहले से लेके जाओ, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव स्टार्टिंग से करो। जैसे आप स्टार्टिंग में वापस जाओ, 100 -10 90 -9 81 -8.1 72.9 एंड सो ऑन। तो इन दोनों का डिफरेंस 2.9 है ना, तो 2.9 का अभी डेप्रिसिएशन करो एक्स्ट्रा या रिवर्स करो। लेकिन अब वो क्या बोलता है, ये रेट्रोस्पेक्टिव जो पुरानी बात है उसको भूल जाओ, उसके मत लेके आओ, प्रोस्पेक्टिव करो। जैसे 3 साल मैंने एसएलएम फॉलो किया, 3 साल बाद मैं बोलता हूं नहीं यार एसएलएम नहीं, मुझे आरबीएम फॉलो करना है। क्या ये मेथड चेंज करना अलाउड है? द आंसर इज यस। लेकिन प्रोस्पेक्टिव मतलब अभी से, पुरानी बातें छोड़ दो अभी। अब अगर मुझे आरबीएम करना है तो मैं बोलूंगा भाई 70,000 को मैं 10% डेप्रिसिएट करूंगा, दैट इज 7। मतलब चौथे ईयर का डेप्रिसिएशन 7 हो गया। अब मैं पुरानी बातों को नहीं लिख बैठूंगा, अरे यार मैं अगर स्टार्टिंग से आरबीएम करता तो डेप्रिसिएशन कितना होता, वो छोड़ दो। रेट्रोस्पेक्टिव नहीं करना है, क्या करना है? प्रोस्पेक्टिव, राइट? तो डेप्रिसिएशन में मैंने कितने कितने पॉइंट्स बताया आपको, अभी फिलहाल एक पॉइंट बाकी है हमारा। डेप्रिसिएशन स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट इट इज रेडी टू यूज, नॉट पुट टू यूज। आपने कब यूज करना स्टार्ट किया वो नहीं, आपको रेडी कब हो गया उस दिन से डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाएगा, राइट? दूसरा कंपोनेंट। कंपोनेंट मतलब क्या? अगर सेम लाइफ है तो एक साथ पूरा कर लो, एक साथ पूरे बड़े एसेट को डेप्रिसिएट करो एक साथ, सबकी लाइफ सेम है। अगर लाइफ अलग अलग है तो सबका डेप्रिसिएशन अलग अलग निकालो, बाद में एक साथ कंबाइन बता देना डेप्रिसिएशन कितना है, राइट? और रिप्लेस करना है तो उसको डीरिकॉग्नाइज करो, नए पार्ट को अंदर लेके आओ। नेक्स्ट, एंड कब करना है? या तो उसको बेच दो सेल के लिए या फिर हेल्ड फॉर सेल। मैंने यूज करना बंद कर दिया, मैंने सेल करके निकाल दिया, बिकना बाकी है लेकिन मैंने यूज करना बंद कर दिया, तो मैं डेप्रिसिएशन स्टॉप कर दूंगा, व्हिचएवर इज अर्लियर। अगर चेंज इन मेथड है तो इट इज प्रोस्पेक्टिव एंड नॉट रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग, प्रोस्पेक्टिव मतलब राइट फ्रॉम नाउ, अभी से स्टार्ट करो, पुरानी बातें भूल जाओ। अगर मैं एसएलएम से आरबीएम कर रहा हूं तो आज का जो वैल्यू वहां से आरबीएम चालू करूंगा, आई विल नॉट गो बैक एंड स्टार्ट अगेन विद द आरबीएम स्टार्टिंग फर्स्ट डे से, राइट? तो व्हिचएवर इज अर्लियर। और एक लास्ट बात आता है रीएस्टिमेशन। रीएस्टिमेशन भी अगेन प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं। रीएस्टिमेशन का मतलब क्या होता है? अब ये जो हम बात करते हैं कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, बेटा ये जो फॉर्मूला है स्क्रैप और यूजफुल लाइफ, ये क्या रहता है? ये एस्टिमेट रहता है, एस्टिमेटेड स्क्रैप एस्टिमेट यूजफुल लाइफ, राइट? क्या एस्टिमेशन चेंज हो सकते हैं, बदल सकते हैं? आंसर इज यस। हमने सोचा था जब हम मशीन लेंगे 10 साल चलेगी, 2 साल यूज करने के बाद समझ में आ गया भाई ये मशीन की लाइफ चलेगी नहीं, ये 5 साल ही चलेगी। तो ऐसा पॉसिबल है कि हमने स्टार्टिंग में कुछ और सोचा था और बाद में कुछ और हो गया। तो जब आप चेंज करते हो उस दिन से एक नया पॉइंट चालू हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है, प्लीज ध्यान देना। कॉस्ट था 10 लाख, लाइफ थी 10 साल और स्क्रैप था 2 लाख रुपए, और आफ्टर यूजिंग 3 years, मतलब 3 साल वो यूज किया, मतलब 3 साल तो ये वाला रूल चलेगा। तो आपने डेप्रिसिएट कितना किया होगा? कॉस्ट माइनस स्क्रैप दैट इज 10 - 2 डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ 10, राइट? 10 - 2 डिवाइड बाय 10 विल गिव यू 80,000। मतलब एक साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 80,000। आपने 3 साल डेप्रिसिएट किया, मतलब 80 80 80 कितना डेप्रिसिएट किया? 240। तो आपके लिए वैल्यू कितनी हो गई? 760। मतलब आपके लिए 3 साल बाद उसकी वैल्यू हो गई 760। अब वो क्या बोल रहा है? आफ्टर यूजिंग फॉर 3 years द मैनेजमेंट फील्स दैट द एसेट विल बी यूज्ड ओनली फॉर अनदर 5 years। मतलब स्टार्टिंग में जो आपने बोला था 10 साल चलेगी, 10 में से आपने 3 साल यूज किया, मतलब लाइफ तो 7 साल रहनी चाहिए। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं? अब हमें लगता है नहीं यार लाइफ सिर्फ 5 साल चलेगी, तो यहां से आगे पुरानी बातें भूल जाओ। मतलब 3 साल जो हो गया उसको हाथ मत लगा, जो चौथा साल है डेप्रिसिएशन ऑफ 4th ईयर, आप क्या बोलोगे? 760 माइनस स्क्रैप 2 लाख डिवाइडेड बाय जो रिमेनिंग लाइफ है 5 years।
तो फोर्थ ईयर का आप डेप्रिसिएशन बोलेगे 1,12,000, मतलब फर्स्ट ईयर आपने 80 बोल दिया, सेकंड ईयर 80 बोल दिया, थर्ड ईयर 80 बोल दिया, चौथे साल आप बोलोगे सर मेरा डेप्रिसिएशन 1,12,000 है, मतलब पहले 3 साल को हाथ नहीं लगाना, पहले 3 साल जो हो गया वो हो गया, अब यहां से आगे प्रोस्पेक्टिव मतलब अभी से जो चेंज करना है वो यहां पे करना। तो इतना ही क्वेश्चन था। अगेन ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं बेटा एग्जाम में, और आपको एस्टिमेशन देना पड़ेगा कि क्या रहेगा, राइट। आगे उसके बाद एक लास्ट पॉइंट जो आपका बच जाता है इस पूरे एएस में, वो हो रहा है एक्सचेंज। एक्सचेंज में नॉर्मली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग पॉइंट्स हैं। अब इसका प्रॉपर जो कंटेंट है वो दिया नहीं है, लेकिन एक हिंट दिया है। एक हिंट क्या दिया है? लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। मतलब अगर आपको क्वेश्चन देता है कि द ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, तो वो टाइम पे आप क्या करोगे? रिकॉर्ड द न्यू एसेट एट बुक वैल्यू ऑफ द ओल्ड एसेट विच वी आर एक्सचेंजिंग। मतलब क्या? एक छोटे से एग्जांपल समझते हैं कि अगर लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस आया तो क्या करना है। तो प्लीज ध्यान दीजिए, मैंने एक एग्जांपल दिया यहाँ पे। बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड कार 15 लाख, मतलब मेरे पास एक पुरानी गाड़ी है जिसकी वैल्यू है 15 लाख रुपए, राइट। मेरे पास एक गाड़ी है, मैं एक पेन की बात करता हूं, ये एक पेन 15 लाख रुपए का, राइट। और फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड कार अगर मैं आज बेचने जाऊं, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 16.5 विच इज द नॉर्मली फेयर वैल्यू, राइट। मतलब इसकी वैल्यू एक्सचेंज फॉर कैश, मैंने क्या किया, ये दे दिया और दूसरा एक परचेस कर लिया। सामने वाले को बोला भाई 2 लाख रुपए दू मुझे दे, राइट। मतलब मेरी 15 लाख की चीज मैं उसको दे रहा हूं, उसके बदले मुझे 2 लाख रुपए दे रहा है कैश, तो ये कैश हो गया। दूसरा, और न्यू कार लिया विद फेयर वैल्यू 14.5, मतलब उसको बोला मैंने एक काम कर दो, तेरी गाड़ी मुझे दे दे 14.5 की और साथ में 2 लाख रुपए भी दे। तो मैं ये जो गाड़ी न्यू गाड़ी है 14.5, क्या मैं 14.5 पे रिकॉर्ड करूंगा? द आंसर इज नो, क्योंकि उसने क्या बोल दिया? इट लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। तो मैं रिकॉर्ड करूंगा मेरी बुक वैल्यू पे, नॉट फेयर वैल्यू पे। मैं यहां पे मेरी फेयर वैल्यू, उसकी फेयर वैल्यू सब इग्नोर करूंगा। मेरी बुक वैल्यू कितनी है? 15। 15 में से कैश कितना मिला? 2 लाख। मतलब मैं बोलूंगा बाकी की जो गाड़ी है 13 लाख रुपए की है, मतलब जो मेरी न्यू गाड़ी है मैं 13 लाख पे रिकॉर्ड करूंगा। क्यों? इट लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, इट लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। लेकिन अगर वो क्वेश्चन आपको बोलता है इट हैज अ कमर्शियल सब्सटेंस, तो आप क्या करोगे? यहां पे मैंने एक क्वेश्चन दिया, बुक वैल्यू ऑफ लैंड 12 लाख, मतलब मेरे पास एक जमीन है जो 12 लाख रुपए की है, मेरे बुक्स में 12 लाख रुपए की है, राइट। मैंने एक्सचेंज किया, मैंने ये दे दिया उसको, साथ में उससे क्या लिया? मैंने 5 लाख रुपए कैश लिया और प्लांट लिया 20 लाख रुपए का, मतलब टोटल कितना मिला? 25 लाख। तो ये 25 लाख रुपए एक्चुअली देखा जाए तो मेरी लैंड की फेयर वैल्यू 25 लाख होगी, मतलब मेरी मार्केट में लैंड की 25 लाख चालू है, मैंने जमीन दिया 12 लाख रुपए की, रिटर्न में मुझे 25 लाख मिल रहा है। तो मैं ये प्लांट कितने में रिकॉर्ड करूंगा? मैं बोलूंगा मैं 20 पे रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में प्लीज ध्यान देना, इसी क्वेश्चन में अगर ऊपर वो फिर से बोलता इट लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, अगर वो बोलता है लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, तो फेयर वैल्यू मेरे कुछ काम की नहीं है। मैं बोलूंगा भाई देखो 12 लाख में से 5 लाख तो कैश मिल गया मुझे, मतलब बाकी के 7 लाख रुपए के लिए मुझे सामने से प्लांट मिला है, तो मैं प्लांट रिकॉर्ड करूंगा 7 लाख पे, ना कि 20 लाख पे। तो यहां पे ये वर्ड डिपेंड करेगा लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस या हैज कमर्शियल सब्सटेंस। अगर लैक्स कमर्शियल रहा तो ओल्ड बुक वैल्यू, और अगर हैज कमर्शियल सब्सटेंस है तो ओल्ड फेयर वैल्यू, दैट्स इट। मतलब जो पुराने एसेट की बुक वैल्यू है या फेयर वैल्यू है ये रिकॉर्ड करना है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, लैक्स कमर्शियल एंड हैज कमर्शियल। लैक्स का मैं एक फिर से एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, प्लीज ध्यान देना, क्योंकि नॉर्मली इस पे कंफ्यूजन होता है। और 2.5 ऐसे दो सिनेरियो देते हैं आपको और वो 5 मार्क के दे देंगे, और वो मिस हो गया तो बहुत इजी वाला क्वेश्चन मिस हो जाएगा, प्लीज ध्यान देना। ओल्ड वैल्यू थी 8 लाख, ये बुक वैल्यू है, और इसकी फेयर वैल्यू है 10 लाख रुपए, राइट, 10 लाख। मैं आपको बोल रहा हूं कि इट लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, इट लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। तो मेरे लिए ये फेयर वैल्यू पत्ता कटोगे, मैं 8 लाख पे रिकॉर्ड करूंगा जो न्यू एसेट आएगा। अब 8 लाख के बदले अगर मुझे कैश देते हैं वो 2 लाख रुपए, तो जो न्यू एसेट आएगा उसकी फेयर वैल्यू कितनी भी रहना, तो मुझे कोई कंसर्न नहीं है। मैं बोलूंगा भाई न्यू मेरे लिए वो 6 लाख रुपए का है। क्यों? इट लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। मतलब मैं मेरे बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करूं, मेरी बुक वैल्यू कितनी थी? 8 लाख रुपए। मैं तो मेरा 8 लाख का एसेट दे रहा हूं ना, उसके बदले आप मुझे कैश दे रहे हो 2 लाख रुपए, मतलब बाकी के 6 लाख के लिए आप मुझे दे रहे हो न्यू एसेट, तो मैं 6 लाख पे रिकॉर्ड करूंगा न्यू एसेट। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर यहां पे इट हैज अ कमर्शियल सब्सटेंस देते, इट हैज कमर्शियल सब्सटेंस, तो मैं उसको 8 लाख पे नहीं, मैं उसको कितने में रिकॉर्ड करता? 10 लाख पे। मतलब क्या? अगर आप मुझे 2 लाख का कैश दोगे, मैं बोलूंगा जो नया एसेट है वो 8 लाख का है, नॉट 6 लाख रुपए का। दिस इज द ओनली डिफरेंस। मतलब बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू यही देखना है, तो आपने सिर्फ वो कीवर्ड को पकड़ना है। कीवर्ड क्या है? इट लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस एंड इट हैज अ कमर्शियल सब्सटेंस। तो बुक वैल्यू या फेयर वैल्यू ये आपको लेना है, राइट। तो इसके मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं बेटा, तो एग्जांपल पे आप समझ भी जाओगे एग्जैक्टली क्या है, राइट। अब देखा जाए तो ये पूरा एस हमने कवर कर लिया। एस में क्या क्या था बेटा, प्लीज ध्यान दीजिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी है, मैं वो लेता हूं यहाँ पे। मैंने कहा कि हमें उसका मीनिंग चाहिए, तो मीनिंग का हमें पॉइंट समझ में आ गया बेटा। टैंजिबल, हेल्प फॉर प्रोडक्शन और सप्लाई, रेंटल और एडमिट, एंड इट शुड बी मोर देन 12 मंथ्स। बायोलॉजिकल नहीं आएगा लेकिन बेरर प्लांट आएगा, राइट। उसके मैंने रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बोला। रिकॉग्निशन में
मैंने आपको कहा कि कॉस्ट और एफएबी दोनों आने चाहिए, दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी तो ही रिकॉग्नाइज करना, मतलब व्हेन टू रिकॉग्नाइज इन द बुक्स, व्हेन द कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली एंड व्हेन इट इज सर्टेन दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दैट इज एफएबी विल फ्लो टू द एंटरप्राइज, राइट। ये दो पॉइंट देखा था। उसके बाद मैंने आपको बताया मेजरमेंट। मेजरमेंट दो टाइप के, एक होता है इनिशियल, एक होता है सब्सिक्वेंट। इनिशियल इज ऑलवेज एट कॉस्ट। कॉस्ट में क्या क्या आता है, परचेस प्राइस, ट्रांसपोर्टेशन, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, डायरेक्ट कॉस्ट जो भी एट्रिब्यूटेबल रहेगा, लाइक ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, कैश डिस्काउंट इग्नोर करना है, इंटरेस्ट ऐड नहीं करना है, अगर इनपुट क्रेडिट अवेलेबल है टैक्सेस तो नहीं करना है, रिलोकेशन कॉस्ट ऐड नहीं करना है। तो ये सारे कॉस्ट जितने भी थे मैंने ऐड किया परचेस, राइट। एक होता है सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट मतलब क्या कि एवरी 31 मार्च पे आप क्या करोगे, एवरी 31 मार्च पे तो दो मॉडल्स है, एक है कॉस्ट मॉडल, एक है रिवैल्यूएशन। अगर कॉस्ट मॉडल फॉलो करते हो कॉस्ट फॉलो करो, रिवैल्यूएशन करना रिवैल्यूएशन करो, दोनों अगर आप ऐसे बाइफरकेट कर सकते हो, अलग अलग करना है तो अलग अलग कर सकते हो, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, राइट। उसके बाद अगर आपको रिवैल्यू करना है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व के थ्रू करना पड़ेगा अपवर्ड। अगर डाउनवर्ड करना है तो डायरेक्ट पीएल में लॉस बुक कर लो। लॉस बुक करना है तो एंट्री क्या रहेगी, पीएल टू एसेट, मतलब पीएल को लॉस बुक करेंगे और एसेट की वैल्यू कम करेंगे। अगर बढ़ानी है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व को क्रिएट करना पड़ेगा, एसेट को डेबिट करना पड़ेगा, एंट्री क्या बन जाएगी, एसेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। अब अगर आपने ऑलरेडी रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाया और बाद में फ्यूचर में उसकी वैल्यू कम करनी है तो पहले वो रिवैल्यूएशन रिजर्व यूटिलाइज करो और फिर भी अगर एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है तो वो पीएल में डेबिट में जाएगा। ये हमने देखा था मेजरमेंट के लिए, राइट। उसके बाद मैंने आपको बोला सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, सॉरी सब्सिक्वेंट कॉस्ट। सब्सिक्वेंट कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर में आपके और कौन से खर्चे होने वाले हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं रिपेयर्स है, रिपेयर सीधा पीएल में जाना चाहिए, लेकिन अगर आपका मेजर इंस्पेक्शन कॉस्ट है या फिर रिप्लेसमेंट है तो वो टाइम पे मैंने आपको क्या बोला, पुराने पार्ट को बाहर निकाल दो, डी रिकॉग्नाइज करो, राइट। तो सेंटेंस क्या यूज करोगे आप, डी रिकॉग्नाइज द ओल्ड पार्ट एंड रिकॉग्नाइज द न्यू पार्ट सब्जेक्ट टू रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, जो ऊपर हमने पढ़ा ऑलरेडी, कॉस्ट एफएबी, राइट, कॉस्ट एंड एफएबी। और फिर मैंने आपको बोला अगर आप पुराने पार्ट का वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो तो जो भी आपका रिप्लेसमेंट कॉस्ट है या आपको सिमिलर फेयर वैल्यू दिख रहा है उतने पे वैल्यू कर लो, उतने पे बाहर निकाल दो, राइट। बाहर निकाल दो मतलब एसेट की उतनी वैल्यू माइनस कर दो, तो इतना हो गया सब्सिक्वेंट कॉस्ट। उसके बाद हमने सीखा डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन में हमने 4 पॉइंट्स देख ले। डिप्रिसिएशन में जैसे सबसे पहले इट शुड बी स्टार्टेड व्हेन इट इज रेडी टू यूज। कब खत्म होगा, सेल या हेल्ड फॉर सेल, राइट। अगर कंपोनेंट रहेगा सेम लाइफ रहेगी, एक साथ कर लेना, अलग अलग लाइफ रहेगी, अलग अलग डिप्रिसिएट करना। अगर आप मेथड चेंज करना चाहते हो बिल्कुल करो, लेकिन प्रोस्पेक्टिव। अगर रीएस्टिमेट करना चाहते हो तो भी चलेगा, लेकिन वो भी प्रोस्पेक्टिव, रिट्रोस्पेक्टिव कोई बात नहीं चलने वाली है। तो डेप्रिसिएशन पे ये पॉइंट्स हो गए। फिर मैंने आपको एक्सचेंज बता दिया। एक्सचेंज मैंने आपको बताया अगर लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस आया तो बुक वैल्यू, अगर वो बोलता है हैज कमर्शियल सब्सटेंस तो फेयर वैल्यू, बहुत सिंपल सा पार्ट है, राइट। अगर एक्सचेंज करता है तो मतलब नए एसेट को अपन कितने में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हो गए अपने 6 पॉइंट्स। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफी बार पूछ चुके हैं बेटा, बहुत बार, अगर आप देखोगे मेरे रेगुलर लेक्चर्स में भी मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको काफी बार दिया है, इस टाइप के क्वेश्चन, राइट। तो एक बार रीड करते हैं और ये सेंटेंस एज वेल लर्न करना, बिकॉज इसके हाई चांसेस हैं कि AS10 पे इस टाइप का क्वेश्चन आने के, राइट। तो प्लीज ध्यान दीजिए। चेन ऑफ सुपरमार्केट एक्वायर्स अ न्यू स्टोर which requires significant renovation expenditure, मतलब एक चेन ऑफ सुपरमार्केट्स है एंड इट रिक्वायर्स अ सिग्निफिकेंट रिनोवेशन एक्सपेंडिचर, और उसको रिनोवेट करना है आपको। तो रिनोवेशन के लिए आपने ऑब्वियसली बजट निकाला होगा। तो रिमॉडलिंग कॉस्ट कितना है, 15 लाख, मतलब उसको रिनोवेट करने का कॉस्ट है 15 लाख रुपए। सैलरीज टू स्टाफ हु विल बी प्रिपेयरिंग द अबव स्टोर बिफोर इट्स ओपनिंग इज ₹2 लाख। मतलब मैंने क्या किया, जब तक काम चालू था मैंने 2-3 बंदे एम्प्लॉय रख दिए। मैंने कहा यार तुम सेटिंग करना शुरू कर दो क्योंकि अपने को 2 महीने में ओपनिंग करना है, राइट। तो उन्होंने क्या किया, साथ में थोड़ा मदद भी कर दिया और साथ में मेरा जो शोरूम का काम है वो भी स्टार्ट कर दिया। रिलेटेड यूटिलिटी कॉस्ट इज 1 लाख, मतलब इसके रिलेटेड जो भी कॉस्ट थे वो 1 लाख था। अब सवाल उठता है कि मैं ये एसेट 18 लाख रुपए खर्चा मानूं, एसेट का कॉस्ट बोलूं, या 15 लाख रुपए खर्चा बोलूं और 15 लाख रुपए एसेट बोलूं और 3 लाख रुपए खर्चा बोलूं, वो ये पूछना चाहते हैं आपसे। तो एसेट का कॉस्ट कितना आएगा, तो बहुत सिंपल सा रूल है बेटा कि रीमॉडलिंग का जो कॉस्ट है वो आपका सिर्फ रिनोवेशन तक रहेगा, उसके बाद खर्चा होगा कि आंसर इज नो। लेकिन क्या आप सैलरी आगे भी कंटिन्यू करने वाले हो, आंसर इज यस। यूटिलिटी कॉस्ट आगे भी आने वाला है, आंसर इज यस। जैसे आपका लाइट बिल, फोन बिल वगैरह जो भी आएगा, क्या ये खर्चे आगे भी होने वाले हैं, आंसर इज यस। मतलब ये खर्चा तो कभी खत्म नहीं होगा ना, ये तो ऑपरेटिंग खर्चा है, राइट। तो ये खर्चे आपके ऐड होंगे, मतलब ये खर्चे आपके हमेशा पीएल में जाएंगे, दे शुड नॉट बी एडेड टू द कॉस्ट। तो यहाँ पे मैं एक बार सॉल्यूशन रीड करो, प्लीज ध्यान दीजिए। रिनोवेशन कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज्ड ₹15 लाख, मतलब क्या, उसके एसेट का कॉस्ट मानो, मतलब आप एसेट अकाउंट डेबिट करो 15 लाख रुपए, सिंस दे आर नेसेसरी टू ब्रिंग द स्टोर टू कंडीशन फॉर इट विच इज केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। बट cost of salaries 2 lakh, utilities 1 lakh are operating expenditures that would be incurred even after the opening of the supermarket। ओपनिंग होने के बाद भी आपके ये खर्चे चालू रहेंगे, और अगर ये खर्चे चालू रहेंगे तो इनका नेचर क्या हो गया, ऑपरेटिंग, तो ये पीएल में जाना चाहिए। these are not the cost of asset, तो these costs are not necessary to bring the store to the condition for it to be capable of operating in the manner intended by the management and should be expense। expense मतलब क्या, पीएल में आना चाहिए।
राइट। तो ये एक क्वेश्चन है बेटा, ये सेंटेंस एज इट इज कोशिश करो 2-3 बार रीड करने की। मतलब ये रीड ऐसे करना कि आपको ये लर्न ही हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ चुके हैं, और ये क्वेश्चन एज इट इज आपने प्रेजेंट कर देना है, मतलब ये सेंटेंस ऐसे लिखना है, इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट वगैरह ये वर्ड यूज करना है, राइट। तो आई होप ये बहुत बड़ा एएस आपके इस छोटे से एक चार्ट में कवर हो गया, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स कवर्ड थे यहाँ पे इसके अंदर, तो आई होप इसके अंदर और कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो खत्म करते हैं एएस एंड नेक्स्ट एएस स्टार्ट करते हैं।